हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और एकदम इजी वे में हम इसको समझेंगे, कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ब्रायोन का मीनिंग है मॉस और फाइटोन का मीनिंग है प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और टेरिडोफाइट जो है उसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स या बॉटनिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये क्यों बोलते हैं उसको बॉटनिकल स्नेक्स, वो हम अगले स्लाइड में अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमको ये समझना है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एम्फीबिया का आप एग्जांपल लो जैसे कि फ्रॉग, तो फ्रॉग आपका एम्फीबिया है और फ्रॉग का जो लार्वल फॉर्म है वो आपका वाटर के अंदर रहेगा और जो अडल्ट फॉर्म है वो लैंड के अंदर रहेगा। तो इसी तरीके से जो आपके प्लांट्स है वो सॉइल के अंदर लिव कर सकते हैं, लेकिन वो वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर एज वेल एज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और ब्रायोफाइट्स कैसे आपके नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। इसमें दिया है फर्स्ट नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि अल्गी को हम फर्स्ट नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं बोल सकते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अल्गी जो है किसके अंदर देखने को मिलेगा, वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। और वही यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नॉन वास्कुलर एक्वेटिक प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे, अल्गी। ठीक है। हैबिटेट मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, वहां पे ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। तो शेड लविंग प्लांट्स को हम एक टर्म से बोलते हैं, वो है सायोफाइट्स। अप्रोक्सीमेटली 960 जेनेरा है ब्रायोफाइट्स के और लगभग 25,000 स्पीशीज है, तो ये पता होना चाहिए। प्लांट बॉडी जो है वो थोड़ा सा एडवांस है एज कंपेयर टू अल्गी, सो वी कैन सी दैट प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन अल्गी। ब्रायोफाइट छोटे प्लांट्स होते हैं। एक्सेप्शन इसका है अ मॉस दैट इज डॉसोनिया। तो डॉसोनिया नाम का जो मॉस है वो स्मॉल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये अट्रैकियोफाइट है। तो जैसे आपका अल्गी था वैसे ही आपका ब्रायोफाइट है अट्रैकियोफाइट। इसमें जाइलम और फ्लोएम ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसीलिए तो ये प्लांट छोटा है। अगर ये प्लांट बड़ा होता तो फिर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता, क्योंकि अगर बड़ा प्लांट है और एक जगह पे अगर पत्ती है वहां पे आपका फूड से फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा और वही फूड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इन एंटायर बॉडी। ठीक है, उसी तरीके से वाटर और मिनरल्स भी हम रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे प्लांट्स है तो इसकी कुछ इतनी जरूरत नहीं है जाइलम फ्लोएम की। लेकिन कुछ मॉसेस है जैसे कि डॉसोनिया, तो अगर ये लंबे हैं तो हो सकता है कि थोड़े बहुत कंडक्टिंग टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंडक्टिंग टिश्यूज जो है जाइलम फ्लोएम के वो देखने को मिल सकते हैं किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स विच आर लार्ज, फॉर एग्जाम्पल डॉसोनिया। अगला पॉइंट है स्पोर बियरिंग प्लांट विच डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर। तो ये सीड और फ्लावर नहीं बनाएगा। सीड्स कब से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो जो स्पर्म नाम है तो स्पर्मा मतलब सीड। ठीक है, तो अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट कहीं पे स्पर्म नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो वहां पे आपके सीड्स नहीं बनेंगे, तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड्स बनेंगे। ट्रू रूट्स एब्सेंट होगा, लेकिन रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजर्ड बोलेंगे वो प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। सेक्स ऑर्गन जो है ये जैकेटेड होगा, मतलब कोटेड होगा और मल्टी सेल्यूलर होगी। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं और इसका नाम है आर्किगोनियम, जो कि होता है फ्लाश शेप का। मेल सेक्स ऑर्गन या मेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम कैसा होगा, क्लब शेप का। कैसा होगा, क्लब शेप का। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और स्पर्म्स जो होंगे वो कैसे होंगे, मोटेल और बायफ्लैजिलेट। बायफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला देखने को मिलेगा
इन केस स्पर्म के अंदर, ठीक है। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, ये मल्टीसेलुलर होगा, इसके साथ साथ ये हैप्लॉइड होगा। तो गैमेटोफाइट स्टेज विल डोमिनेट लाइफ साइकिल। और स्पोरोफाइट स्टेज जो है विच इज मल्टीसेलुलर एंड डिप्लॉइड, ये शॉर्ट लिव्ड होगा और अनब्रांच्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट लिव्ड एंड अनब्रांच्ड। स्पोरोफाइट स्टेज इज मल्टीसेलुलर एंड डिप्लॉइड। और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट एज पैरासाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, लेकिन वो अटैच्ड होता है टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हैप्लॉइड के साथ आपका जो गैमेटोफाइट है कैसा है, फोटोसिंथेटिक। और यही गैमेटोफाइट के ऊपर आपका स्पोरोफाइट लिव करता है, डिपेंड करता है एज अ पैरासाइट। और गैमेटोफाइट से नरिशमेंट या न्यूट्रिशन डिराइव करने का काम कौन करेगा, स्पोरोफाइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो है एक पैरासाइट की तरह किस पे चिपका हुआ है, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। स्पोरोफाइट स्टेज अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खाना डिराइव करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर चिपका रहेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर, और गैमेटोफाइट से वो नरिशमेंट डिराइव करेगा। Some cells of sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores, which germinate to produce gametophyte. तो कुछ स्पोरोफाइट कैसा है आपका, डिप्लॉइड। तो ये सेल जो है स्पोरोफाइट के, ये मियोसिस से आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मियोसिस के बाद आपका जो सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और फिर ये जो स्पोर्स है ये सॉइल के अंदर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, जो कि आपका हैप्लॉइड होगा। क्योंकि हैप्लॉइड अगर मैं जर्मिनेट करता हूं, कोई चीज हैप्लॉइड अगर मैं जर्मिनेट करता हूं, तो उसका प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा, हैप्लॉइड। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कैन बी थैलॉइड प्लांट बॉडी विच कैन लैक ट्रू स्टेम रूट लीव्स, फॉर एग्जांपल लिवरवर्ट्स, ये हम आगे देखने वाले हैं कि कैसा दिखेगा। और दूसरा हो सकता है फोलियोस प्लांट बॉडी, जिसके अंदर स्टेम जो है एक एक्सिस की तरह देखने को मिलेगा, और लीव्स जो है विदाउट मिड रिप, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जांपल है मोसिस। प्लांट बॉडी ऑफ रिक्शिया एंड मर्केंशिया इज प्रिमिटिव। बहुत ही सिंपल प्लांट बॉडी होती है रिक्शिया एंड मर्केंशिया की, लेकिन और वो भी थैलॉइड बॉडी होती है। लेकिन मोसेस लाइक फ्यूनेरिया इट मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव कौन हुआ इसके अंदर, आपका रिक्शिया एंड मार्केंशिया। और जो एडवांस मेंबर्स है ब्रायोफाइट के, जैसे कि आपका मोसेस, लाइक यहाँ पे एग्जांपल फ्यूनेरिया दिया है, तो वो देखने को मिलता है कि एज कंपेयर टू रिक्शिया एंड मार्केंशिया, ये जो फ्यूनेरिया है इट इज मोर डिफरेंशिएटेड, हैविंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि मार्केंशिया रिक्शिया कैसे दिखते हैं। ये प्रोस्टेट थैलस दिखाता है, और प्रोस्टेट थैलस ऐसे इस तरीके से चपटा आपको नजर आएगा इसके अंदर। मार्केंशिया का फोटो ये है लेफ्ट साइड वाला, रिक्शिया का फोटो राइट साइड वाला है। थोड़े बहुत आप इसमें डिफरेंसेस भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये चपटे प्लांट से आपको कहीं पे भी यहाँ पे ट्रू लीफ, रूट्स, शूट्स देखने को आपको नहीं मिल रहा है। और फ्यूनेरिया के अंदर आप देखो कि किस तरीके से आपको राइजोइड, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिल रहा है। और वो कैसा है, इरेक्ट थैलस है। ये कैसा था, चपटा था। ये देखो ये इरेक्ट है, यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे की तरफ राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, रूट लाइक राइजोइड्स, ठीक है। ये इरेक्ट चीज जो है ये क्या है आपका, स्टेम। तो ये वीक स्लेंडर स्टेम होगा, और इसके साथ साथ ये जो पत्ते हैं ये भी सिंपल लीव्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है।
यहाँ पे देखो हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टेम देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे। जो रूट्स हो गए वो नीचे के सरफेस की तरफ हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये जो उल्टा थैलस होगा तो नीचे की तरफ से आपका राइजर्ड होगा, ठीक है, लेकिन स्टेम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ मार्केंशिया एंड रिक्शिया। और लीव्स भी देखो कैसे है कि एकदम मतलब अलग ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसके अंदर देखने को मिलती है आपको। अभी हम गैमेटोफाइट की बात करेंगे। मार्केंशिया के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केंशिया इस तरीके से दिखेगा। जो मार्केंशिया हमने यहाँ पे देखा था लेफ्ट साइड वाला, वो ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इसके अंदर कि ये फीमेल थैलस है मार्केंशिया का, ये मेल थैलस है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूं इस तरीके से गेमा कप देखने को मिलेगी, और जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो आर्किगोनियोफोर आपको देखने को मिलेगा। मेल थैलस की बात करें तो अगेन राइजोइड देखने को मिलेगा, गेमा कप देखने को मिलेगा, और मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इज एंथ्रीडियोफोर। गेमा कप जो है ये आपको जो दिख रहा है दिस इज गेमा कप। इसके बारे में भी हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। अभी हम फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया जो है इरेक्ट थैलस दिखाता है। मार्केंशिया और रिक्शिया प्रोस्ट्रेट थैलस दिखाता था चपटा वाला, ये इरेक्ट है, थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट। एक मेन एक्सिस देखने को मिलेगा जिसको हमने स्टेम लेबल किया था पिछले स्लाइड में। रूट्स भी हमको देखने को मिलेंगे, राइजोइड्स इसको बोलेंगे। लीव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलेंगे सीता, और ये जो है इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। और ये कहीं पे यहाँ पे जो है नीचे की तरफ यहाँ पे फुट होगा, तो फुट, सीटा, कैप्सूल, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो है कैप्सूल, सीटा और फुट किसके पार्ट से? ये स्पोरोफाइट के। और स्पोरोफाइट किसके ऊपर खड़ा है? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पोरोफाइट इज अटैच्ड लाइक अ पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट के पास लीफ नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उसको खाना या नरिशमेंट डिराइव करने के लिए लीफ वाले हिस्से के साथ अटैच होना पड़ेगा। तो स्पोरोफाइट का जो हिस्सा गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है उसको हम बोलते हैं फुट। तो फुट का स्ट्रक्चर ऐसे ये नीचे की तरफ गड़ा हुआ होगा इन गैमेटोफाइट, एंड दिस इज हाउ योर स्पोरोफाइट विल डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम योर गैमेटोफाइट, ठीक है। और एक और क्लास है इसका, आपका जो ब्रायोफाइट है। एक और इसमें क्लासिफिकेशन में एक और क्लास हम पढ़ते हैं विच इज हॉर्नवर्ड्स। ये क्लास आता है एंथेरोसेरोटॉक्सिडा, ठीक है। और एंथोसेरोटॉक्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो है एंथोसेरोस, ठीक है। और ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी का इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे राइजोइड्स आपको देखने को मिलेगा और एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसीलिए नाम इसका हॉर्नवर्ड्स है। तो ये बढ़िया सा क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्लासेस है? हेपेटिक ऑक्सीडा, जिसको हम लीवर वर्ड्स बोलते हैं। दीज आर प्रीमिटिव और लोअर ग्रुप और मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, बहुत ही सिंपलर मेंबर्स, जैसे कि रिक्शिया आएगा, मर्केंशिया आएगा और लीफ लाइक पोरेला, ये सारे एग्जांपल्स याद रखने आपको। दूसरा क्लास है एंथोसेरोटॉक्सिडा, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। इसको हम हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं क्योंकि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और प्लांट का नाम याद रखना है तो एंथोसेरोस।
तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा, इसी को हम मसाई भी बोल सकते हैं या मॉसिस भी बोल सकते हैं, तो तीनों नाम ये याद रखना है। ये थोड़े से एडवांस ग्रुप में आ जाते हैं ऑफ मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट। एग्जांपल क्या याद रखना है, फ्यूनेरिया, जो कि हमने देखा कि इरेक्ट थैलस होता है इसका, और आपको लीव्स देखने को मिलेगी, राइजोइड देखने को मिलेगा, और मेन एक्सिस दैट इज स्लेंडर स्टेम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है पॉलीट्राइकम और तीसरा है स्पेगनम। ठीक है, तो ये टेबल एज इट इज याद रखना है आपको। अभी हम हेपेटिक ऑप्सिडा से स्टार्ट करेंगे। हेपेटिक ऑप्सिडा, हेपेटो मतलब लिवर, तो लिवर से रिलेटेड कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए इनके पास। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हेपेटिका मतलब लिवर। और देखने को मिला है कि ये जो आपके ब्रायोफाइट्स है, इनके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो कि लिवर डिजीज या इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है या समस्या है उसको ये ठीक कर सकती है, इसलिए इनको लिवर वर्ड्स बोला है। हैबिटेट वही रहेगा आपका मॉइस्ट, ह्यूमिड, कूल एंड शेडी। गैमेटोफाइट कैसे इनका डोमिनेंट, ऊपर से ये फोटोसिंथेटिक होगा, ऊपर से गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ये खुद अकेला भी रह सकता है और फूड को ये सिंथेसाइज कर सकता है क्योंकि इसके पास ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होंगे। गैमेटोफाइट दो तरीके के होंगे, थैलोइड जिसके अंदर कोई ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एग्जांपल है रिक्शिया एंड मार्केंशिया। दूसरा है फोलियोस, इसके अंदर भी देयर विल बी नो ट्रू रूट स्टेम। स्टेम जो है यहाँ पे मेन एक्सिस की तरह एग्जिस्ट करती है, मतलब ज्यादा एडवांस नहीं होगा लेकिन मेन एक्सिस की तरह एग्जिस्ट करेगी। लीव्स विल बी विदाउट मिडरिप, एग्जांपल है पोरेला। ठीक है, तो ये एज इट इज याद रखना है। और मैं ये हर लेक्चर में बोलता हूँ कि डाइवर्सिटी एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है और यूनिट है जिसके अंदर कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है और थ्योरी ही इसके अंदर यूजुअली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो थैलोइड के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी कैसी होती है, फ्लैट, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। लोब्ड होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा और प्रोस्टेट होगा, और प्रोस्टेट मतलब चपटा, और रोजेट फॉर्म होगा। तो आप ये खुद देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर मैं डिक्शिया के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब जो आपका, अगर मैं एक लीफ ले लूं यहाँ पे तो ये इस तरीके से दो दो के इसमें आपका ये पैटर्न दिखा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। समझ में आया? और ये चपटा है इसलिए हम इसको प्रोस्टेट थैलस बोल रहे हैं। और थोड़ा सा ये सर्कुलर रोज लाइक शेप आपको देखने को मिलेगा, तो रोजेट फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर दो सरफेस आपको देखने को मिलेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से जो रॉक की तरफ फेस कर रहा है। तो जो ऊपर की तरफ फेस करेगा इसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, और इसके नीचे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, मुझे एरो दिखाना है तो इसके अगर नीचे की बात करें, जैसे कि रॉक के साइड की तरफ की अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस की तरफ मुझे राइजोइड्स देखने को मिलेगा, और राइजोइड्स या जो स्मॉल रूट्स है किसके ऊपर अटैच होगा, रॉक के ऊपर। समझ में आया लॉजिक? और ये तो हमको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये बैक साइड आया मेरा, तो ये डॉर्सल सरफेस हो जाएगा, और जो मेरा स्टमक है ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा। वैसे ही इसका बैक साइड कौन सा है, मेरा अपर वाला सरफेस इसका बैक साइड है, तो ये इसको मैं डॉर्सल सरफेस बोलूंगा, और इसका ऑपोजिट सरफेस जो है विच इज फेसिंग योर रॉक, उसको मैं वेंट्रल सरफेस बोलूंगा। वेंट्रल सरफेस से मेरे रूट्स निकलते हैं जो कि रॉक के साथ अटैच्ड होगी। ठीक है, ये देख लिया। फोलियोस प्लांट बॉडी में क्या होगा, इसमें कुछ सेंट्रल एक्सिस देखने को मिलेगा, स्टेम, जिसको हम स्टेम बोलेंगे, और 2 से 3 रूट्स देखने को मिलेगा लीव्स का, वो भी विदाउट मिडरिप। तो ये एज इट इज याद रखना। ये हमने देख लिया कि वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस बियर राइजोइड, ये हमने देख लिया। राइजोइड अगर हुए तो कैसे होगे, यूनिसेलुलर होगे और अनब्रांच्ड होगे। क्लियर है? तो कुछ स्केल्स भी आपको देखने को मिलेंगे,
वो कैसे हो गए, मल्टी सेल्यूलर और वन सेल्ड थिक। ठीक है, हो सके तो स्केल्स आप याद रख सकते हो या फिर आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपको राइजोइड्स का सिर्फ पता होना चाहिए कि यूनिसेल्यूलर होगा और अनब्रांच्ड होगा। क्योंकि अगर भाई गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड है तो उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, राइजोइड हो, स्टेम हो, लीफ हो, वो सारे के सारे कैसे हो गए, हैप्लॉइड। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम तो भाई एब्सेंट है, इसलिए इसको अट्रैकियोफाइट्स हम बोलते हैं, ब्रायोफाइट को। कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा भी एब्सेंट होगा, ये याद रखना है। एयर पोर्स एंड एयर चेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल रिक्शिया, मार्केंशिया एक्सेट्रा। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इन रिक्शिया एंड मार्केंशिया क्लोरोप्लास्ट लैक पायरेनॉइड्स। Pyrenoids are the structure which store starch. Structures which store starch. ठीक है, तो स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये एब्सेंट है। और क्या है, वेरस हॉर्नबर्ड्स उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनॉइड्स। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए यहां से। ठीक है, राइजोइड्स क्या है ये तो हमको पता है कि रूट लाइक यूनिसेल्यूलर है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ थैलस, जो कि हमने देख लिया एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। वेंट्रल साइड की तरफ से आपका रूट्स निकलेगा और वो रॉक के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। और राइजोइड का काम क्या है भाई, एंकरेज। उसके साथ साथ अगर ये रॉक के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अगर वेदरिंग होती है रॉक की तो भी ये क्या कर सकता है, वहां से मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकता है। और राइजोइड का एक और फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यूनिसेल्यूलर होता है राइजोइड रिक्शिया के अंदर और मल्टी सेल्यूलर होता है मॉस के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो रिक्शिया के अंदर यूनिसेल्यूलर होगा राइजोइड और मॉस के अंदर कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है तक। और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि अपर सरफेस जो है यहाँ पे ये डॉर्सल हो जाएगा और नीचे जो है नीचे की तरफ वाला सरफेस क्या हो जाएगा, वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस विल शो राइजोइड। ठीक है, और ऐसे के ऐसे ही आपका रिक्शा का भी होगा। ये तो मार्केंशिया का है, रिक्शा का भी ऐसा ही होगा। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कहां पे प्रेजेंट हो गए, डॉर्सल सरफेस। कहां पे, डॉर्सल सरफेस। लेकिन ये एम्बेडेड होते हैं इसलिए आपको वो खुलेआम नहीं दिखेंगे इन थैलॉइड फॉर्म। तो थैलॉइड फॉर्म में सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड, तो ओपनली वो आपको नहीं दिखेंगे बाहर से। एग्जांपल है रिक्शिया। सेक्स ऑर्गन आर स्टॉक्ड, मतलब विच स्टॉक, इसके अंदर मार्केंशिया। आप खुद देखो, यहां पे देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे मेल थैलस का खुद का सेक्स ऑर्गन दिखा है और ये फीमेल थैलस का। ठीक है, और ये जो है ये कैसे होगी, स्टॉक्ड। इसका मतलब प्रेजेंट ऑफ स्टॉक होगा। ये स्टॉक है लंबा सा, ये स्टॉक है लंबा सा। क्लियर है। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मार्केंशिया का हमने देख लिया। रिक्शिया में विदाउट स्टॉक आपके प्रेजेंट हो गए डॉर्सल सरफेस पे और वो हिडन हो गए, एम्बेडेड हो गए। फोलियस फॉर्म में सेक्स ऑर्गन्स आर स्टॉक्ड। एग्जांपल है फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया किसका एग्जांपल है, क्लास का, ब्रायोप्सिडा या फिर मसाई या मॉस। तीनों नाम याद रखने हैं क्लासेस के। डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस फोटोसिंथेटिक होगा, सही बात है। वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस स्टोरेज रीजन होगा, क्योंकि वेंट्रल सरफेस से रूट्स निकलते हैं तो रूट स्टोर भी कर सकते हैं। और डॉर्सल सरफेस आपका ऊपर की तरफ से फोटोसिंथेटिक रीजन होगा, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके आपका खाना बना सकता है। स्पोरोफाइट सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ जस्ट कैप्सूल। फूट एंड सीट आर एब्सेंट। एग्जाम्पल रिक्शिया। रिक्शिया की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट बहुत ही सिंपल है और उसके अंदर सिर्फ कैप्सूल आपको देखने को मिल सकता है। फूट और सीटा जैसे इतने
डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पोरोफाइट को खाना डिराइव करना है, नरिशमेंट डिराइव करना है, तो उसको गैमेटोफाइट के साथ ही रहना पड़ेगा चिपक के। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मार्केंशिया की अगर हम बात करें तो फूट भी देखने को मिलेगा, सीटा भी देखने को मिलेगा, कैप्सूल भी देखने को मिलेगा। रिक्शिया की बात करें तो सिर्फ फूट एंड सीटा आपको देखने को मिलेगा, कैप्सूल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एज इट इज याद रखना ये। स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप फ्रॉम एंडोथेशियम। इन डेप्थ पॉइंट है, याद रख सकते हैं इसको, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना। स्पोरोजिनस सेल्स कैन गिव राइज टू स्पोर मदर सेल। बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल्स हो गए स्पोरोफाइट के अंदर, उसमें से कुछ स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो स्पोर मदर सेल्स बना सकते हैं। स्पोरोफाइट तो पहले ही आपका क्या है, डिप्लॉइड। तो जो स्पोर मदर सेल्स हो गए एसएमसी, ये भी कैसे हो गए, डिप्लॉइड वाले। स्पोरोजिनस सेल्स भी कैसे हो गए, डिप्लॉइड। और स्पोर मदर सेल चाहे वो रिक्शिया हो, मार्केंशिया हो, इनके अंदर आपके स्पोर मदर सेल बनेगी। और स्पोर मदर सेल्स के साथ साथ इलेटर मदर सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, स्पेसिफिकली मार्केंशिया के अंदर। इन कैप्सूल फ्यू स्टेराइल नर्व सेल्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग स्पोर। तो कैप्सूल जो हमने देखा था, फूड सीटा कैप्सूल हुए, तो कैप्सूल जो आपका होता है उसके अंदर कुछ स्टेराइल नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जो कि डेवलपिंग स्पोर जो होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। इलेटर सेल जो हमने बात की थी, इलेटर मदर सेल्स, ये बाद में आपको ये क्या बनाएंगे, इलेटर सेल्स बनाएंगे। इलेटर्स आर यूनिसेल्युलर एंड स्टेराइल सेल्स, और इनका काम क्या है, स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोर जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो फट जाएगा, और वो फटने के बाद जो स्पोर से वो बाहर निकलेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो फाड़ने के लिए आपके पास एक सेल, स्पेशलाइज सेल्स हो गए जिसको हम बोलेंगे इलेटर सेल्स, वो वहां से आपका स्पोर डिस्पर्सल या फिर वो स्पोर डिस्पर्सल के लिए हेल्प करेगी, और स्पोर्स आपके बाहर निकल जाएंगे स्पोरोफाइट से। फिर स्पोर्स आपके सॉइल के अंदर आके जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट कैसा होगा आपका, हैप्लॉइड। ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज इज एब्सेंट अनलाइक इन मॉस लाइक फ्यूनेरिया। ठीक है, तो प्रोटोनेमा स्टेज तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो कि जो आपका हेपेटिक ऑक्सीडा है जिसके अंदर हम रिक्शिया और मार्केंशिया पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोटोनेमा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये स्टेज एब्सेंट होगी। लेकिन जब हम बाद में मॉस पढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल अगर हम ले फ्यूनेरिया, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई प्रोटोनेमा स्टेज वो देखने को मिलेगा। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिक्शिया और मार्केंशिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि सिर्फ मार्केंशिया में एक अलग तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जो गेमा कप है, ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम बोलेंगे गेमा कप। इसके अंदर गेमी होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज बर्ड्स होते हैं इसके अंदर, जिसको हम गेमी बोलेंगे। गेमा इज मल्टी सेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक एंड स्टॉक्ड। ठीक है, तो गेमा कैसे हो गए, मल्टी सेल्यूलर हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए और स्टॉक्ड हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो गेमा कप में बहुत सारे क्या हो गए, गेमी हो गए। और गेमा कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक एंड स्टॉक्ड। ठीक है, तो ये गेमा कप का इन्होंने डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो देखते बहुत ही इजी डायग्राम है, और फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से होगा फ्रेगमेंटेशन। तो ये इस तरीके से ये कप है पूरा। ठीक है, फ्लास्क शेप लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, कप। और नीचे आपका वेंट्रल सरफेस होगा। ठीक है, अभी आप ये इमेजिन कर पा रहे होगे, टूवर्ड्स रॉक वाला सरफेस जो होगा ये आपका वेंट्रल सरफेस होगा। और आपका जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा ये कैसा होगा, डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे आपको गेमा कप भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देयर विल बी सेक्स ऑर्गन एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस आपका फोटोसिंथेटिक होगा। तो गेमा कप के अंदर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, गेमी देखने को मिलेंगे इस तरीके से। और आप
खुद स्ट्रक्चर देख सकते हो गेमी का किस तरीके से देखने को मिलेगा। गेमी क्या है? प्लूरल। गेमा, अगर मैं एक गेमा की बात करूं तो गेमा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्लियर है तक? ठीक है, तो एक गेमा यहां पे मैं एनलार्ज कर देता हूं, तो दिस इज वन एनलार्ज्ड गेमा। ठीक है, तो देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऑयल सेल्स देखने को मिल रहे हैं आपको, और एक नॉच देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से। 8 न्यूमेरिकल 8 लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है 8 की तरह। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये नॉच होगा और नीचे स्टॉक होगा। तो स्टॉक के साथ यहाँ पे भी अगर मैं दिखा दूं तो ये स्टॉक के साथ जुड़े हुए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टॉक लिखा है। अभी आपको स्टॉक दिख गया होगा, तो ये स्टॉक हो गया। तो सिंगल गेमा जो है वो डिवाइड करके, ऐसे नॉच से डिवाइड करके वो 2 थैलस बना सकता है मार्केंशिया के। क्लियर है? तो सिंगल गेमा कैन फॉर्म 2 थैलस ऑफ मार्केंशिया। पूछा जा सकता है कि एक गेमा से कितने थैलस बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो और फिर ये एक क्या बनेगा? फिर ये गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो एक गैमा से 2 गैमेटोफाइट बन सकते हैं या 2 थैलस बन सकते हैं। अभी हम बात करें डायोशियस और मोनोशियस क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। मर्केंशिया की बात करें तो मर्केंशिया में आप ये खुद देख सकते हो कि मर्केंशिया के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। फीमेल थैलस या फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल थैलस या मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो फीमेल के बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल के बॉडी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। क्या बोलेंगे? डायोशियस कंडीशन। अगर हम रिक्शिया की बात करें, रिक्शिया के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम गैमेटोफाइट इटसेल्फ। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम थैलस। एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होके, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। तो रिक्शिया क्या हो जाएगा? मोनोशियस। क्लियर है? डिफरेंट गैमेटोफाइट पे डिफरेंट जेंडर के सेक्स ऑर्गन्स हुए तो उसको हम बोलेंगे डायोशियस कंडीशन। एक ही गैमेटोफाइट या थाइलस के अंदर अगर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस कंडीशन। ठीक है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? इंटरनल एंड oogamous टाइप। इसका मतलब जो स्पर्म्स हो गए बायोफ्लैजिलेटेड, उसको एक मीडियम चाहिए या एक जरिया चाहिए कि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाके जो फीमेल गैमेट होगा उसके साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर सके। और आपका जो मोटाइल मेल गैमेट होगा वो बाहर से फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर जा रहा है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल का गैमेट भी बाहर होता, प्लांट बॉडी के बाहर, और स्पर्म और फीमेल गैमेट दोनों प्लांट बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते तो उसको हम बोलते थे एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर के मदद से आपका जो मोटाइल स्पर्म है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाके फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर रहा है वो, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। और ये कैसे टाइप का होगा? oogamous। oogamous टाइप में क्या होता है कि जो आपका मेल गैमेट है वो बहुत छोटा होगा और मोटाइल होगा, और आपका जो फीमेल गैमेट होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। उसी को हम oogamous बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आइसोगैमी क्या होता है, एनाइसोगैमी क्या होता है, oogammy क्या होता है। तो फंजाई ये सब जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो वाटर लगेगा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ुइडोगैमी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय कीमोटैक्सिस। ठीक है, एक केमिकल सिग्नल मिलना चाहिए मोटाइल मेल गैमेट को,
तो उसको पता चलेगा कि भाई मुझे जाना कहाँ पे फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो डायरेक्शन क्यू या डायरेक्शन सिग्नल जो है इट विल बी गिवन बाय केमिकल सिग्नल, एंड दिस recognition of this chemical signal by your motile male gamete which will provide direction cues to the motile male gamete so that your motile male gamete can go to correct position to fertilize with female gamete, उसको हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। ठीक है। एंथ्रीडिया प्रेजेंट विद इन एंथ्रीडियल चेम्बर। तो एंथ्रीडियल चेम्बर जो होगा, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडियल चेम्बर होगा, एंथ्रीडियल चेम्बर के अंदर एंथ्रीडिया होगे। एंथ्रीडिया कैसे है? मल्टी सेल्यूलर है, इसको एंथ्रीडियो 4 भी बोल सकते हैं हम। और क्या है? एंथ्रीडिया को हम एंथ्रीडियो 4 भी बोल सकते हैं। बॉडी कैसा होगा इसका? पियर शेप्ड होगा, जो कि हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और एंथ्रीडिया जो है इट विल बी सराउंडेड बाय स्टेराइल एंड सिंगल एंड स्टेराइल जैकेट लेयर, ये पता होना चाहिए आपको। तो सेक्स ऑर्गन कैसे है? जैकेटेड। एंथेरोजोइड क्या चीज है? ये हैप्लॉइड होगा, यूनिसेल्यूलर होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, स्पाइरल होगा और बायफ्लैजिलेट होगा। आर्किगोनिया की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? आर्किगोनियम एक चीज होगी। आर्किगोनियम को हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेटोफाइट। आर्किगोनियम के अंदर आर्किगोनियल चेम्बर होगा, आर्किगोनियल चेम्बर के अंदर आर्किगोनिया होगा। आर्किगोनिया इज नथिंग बट मल्टी सेल्यूलर। आर्किगोनिया को हम आर्किगोनिया 4 भी बोल सकते हैं या फिर कार्पोसेफेलम बोल सकते हैं। ठीक है। बॉडी कैसा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन का? फ्लास्क शेप्ड। और आर्किगोनिया जो है इट विल बी ऑल्सो सराउंडेड बाय सिंगल एंड स्टेराइल जैकेट लेयर। ईच आर्किगोनियम, तो ये सिंगुलर की बात चल रही है, ईच आर्किगोनियम हैज लोअर डायलेटेड स्वोलन पार्ट कॉल्ड वेंटर एंड स्लेंडर, और इलोंगेटेड अपर पार्ट को हम बोलेंगे नेक। ये भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में। वेंटर एनक्लोजेस एग विच इज फीमेल गैमेट एंड वेंट्रल कैनल सेल। नेक एनक्लोजेस अ रो ऑफ नेक कैनल सेल्स। ठीक है। ये थोड़ा सा इन डेप्थ मैंने डाल रखा है एक्स्ट्रा डेप्थ में, लेकिन हम इसको भी देख लेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इसके बाहर क्वेश्चन आए। ठीक है। तो थोड़ा सा हम इन डेप्थ भी देख लेंगे। In the Rixiae, sex organs of both male and female are embedded in longitudinal groove in thallus on dorsal side. They lack stalk unlike in Markensia. Markensia का हमने देख लिया कि भाई स्टॉक भर भर के स्टॉक है, लेकिन रिक्शिया जो है ये स्टॉकलेस है। इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है दे विल बी एम्बेडेड इन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस, और वो भी किसके अंदर होगा? लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होता है एक थैलस के ऊपर, उसके अंदर आपके एम्बेडेड हो गई ये सेक्स ऑर्गन। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो आपका डॉर्सल सरफेस है थैलस का, उसके अंदर आपका लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होगा और उसके अंदर एम्बेडेड होंगे आपके मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका, कुछ ज्यादा देखना नहीं है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिक्शिया है, और रिक्शिया के अंदर हमको पता है कि रिक्शिया कैसा है आपका, मोनोशियस कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर, एक ही गैमेटोफाइट के अंदर या एक ही थैलस के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही थैलस के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको मोनोशियस बोल रहे हैं। मार्केंशिया में हमने देख लिया था कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल गैमेटोफाइट वाला प्लांट अलग होता है या गैमेटोफाइट अलग होता है जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो उसको हम डायोशियस बोलते थे। अगर एक ही प्लांट के अंदर या एक ही गैमेटोफाइट के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिले तो उसको हम मोनोशियस कंडीशन बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है रिक्शिया। मेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो इसका शेप कैसा देखने को मिल रहा है आपको? पियर शेप्ड। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? बाहर की तरफ ये ओस्टियोल देखने को मिल रहा है, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडियल चेम्बर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। और एंथ्रीडियल चेम्बर के भी अगर हम और अंदर गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एंड्रोसाइट मदर सेल्स, और यहां पे एंथ्रीडियल वॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है।
और यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिंगल लेयर आपका जैकेट सेल्स का भी होगा, सिंगल लेयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपका मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एंथ्रीडियम बोल सकते हैं, एंथ्रीडियो4 बोल सकते हैं, या फिर एंथ्रीडिया बोल सकते हैं। तो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। एंड्रोसाइट मदर सेल्स से क्या बनने वाला है आपका एंथेरोजोइड। ठीक है, और जो स्पर्म होगा वो कैसा होगा आपका बायफ्लैजिलेट होगा, बायफ्लैजिलेट, मोटाइल बायफ्लैजिलेट स्पर्म, 2 फ्लैजिला के साथ होगा ये। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं आर्किगोनिया। ठीक है, फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे एग। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया, और अगर मैं सिंगल फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो आर्किगोनियम हो जाएगा। आर्किगोनियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्किगोनियम का दूसरा नाम क्या है आपका आर्किगोनियो4। ठीक है, कार्पोसेफेलम, ये सब अल्टरनेटिव नेम से। तो इसके अंदर आर्किगोनियल चेंबर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा आर्किगोनिया। तो ये फ्लास्क शेप्ड आपको देखने को मिल रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर बाहर से 4 नंबर कवर सेल्स होंगे, नेक सेल्स भी होगा, ये नेक सेल्स है। नेक कैनल सेल जो है अंदर की तरफ ये 6 to 10 इन नंबर होगा। वेंट्रल कैनल सेल इसके अंदर होगा, और उस वेंट्रल कैनल सेल के और नीचे गए तो क्या होगा एग सेल। ठीक है, वेंट्रल सेल्स के सराउंडिंग आपका वेंट्रल वॉल सेल होगा, और ये अंदर की तरफ आपका वेंट्रल कैविटी होगा। जो गड्ढा देखने को मिल रहा है ये कैविटी है। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को आप वेंटर बोल सकते हैं, वेंटर, जो यहां पे भी मैंने लिखा है वेंटर, लोअर डायलेटेड स्वोलन पार्ट। ठीक है, तो ये वही है स्वोलन पार्ट, इतना जो आपको देखने को मिल रहा है लोअर डायलेटेड स्वोलन पार्ट, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं वेंटर। और स्टॉक इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर होगा। अभी हम बात करेंगे मार्केंशिया के अंदर। ये तो हमको थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है मैंने आपको कि आर्किगोनिया4 जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रीडियो4 मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बनेगा जिसको हम बोलेंगे एग। ठीक है, हैप्लॉइड। और एंथ्रीडियो4 या मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनेगा जो कि है स्पर्म, जो कि हैप्लॉइड है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इससे आपको पता है कि बाद में क्या बन जाएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और वही स्पोर जब डिस्पर्स करेगा, जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा गैमेटोफाइट। ठीक है, जो कि हम लाइफ साइकिल में देखने वाले हैं, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। और क्या है मार्केंशिया के अंदर स्टॉक होता है। अब यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक देख सकते हो, क्लियर है। तो ये मार्केंशिया, ये सब हमने देख लिया है। एयर चेम्बर है, गेमा कप है, गेमा है, थैलस है, और नीचे की तरफ स्केल भी देखने को मिल रहा है, राइजोइड भी देखने को मिल रहा है। हॉर्नबर्ड्स क्लास या एंथोसेरोटॉप्सिडा क्लास जो है, इसके अंदर एग्जांपल हम पढ़ते हैं एंथोसेरोस। सिर्फ ये इतना याद रखना है, इसका थैलस भी कैसा है फ्लैटेन थैलस है। मोसिस के अंदर थैलस कैसा है इरेक्ट। हॉर्न लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है हॉर्न लाइक, ये स्पोरोफाइट। ठीक है, तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा या मसाई या मॉस। इसके अंदर भी डोमिनेंट स्टेज कौन सा होगा गेमेटोफाइट, जिसके अंदर 2 स्टेज हम पढ़ते हैं। एक है प्रोटोनेमा स्टेज, जिसको हम जुवेनाइल गैमेटोफाइट बोलेंगे। इट विल डेवलप फ्रॉम स्पोर। तो जब स्पोर या फिर स्पोर से आपका प्रोटोनेमा स्टेज बनेगा,
और प्रोटोनेमा स्टेज कैसा होगा? फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर, ग्रीन, क्रीपिंग, ब्रांच्ड एंड प्रोस्टेट। क्रीपिंग मतलब ग्रास की तरह वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, ठीक है। और प्रोस्टेट मतलब चपटा होगा ये। दूसरा स्टेज मिलेगा आपको गैमेटोफोर या लीफी स्टेज। इट विल डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लैटरल बड। इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर स्टेम लाइक एक्सिस जिसको हम कॉलॉइड बोलेंगे, स्पाइरली अरेंज लीफ जिसको हम फाइलॉइड बोलेंगे। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन एट टिप और एक्सिस ऑफ गैमेटोफाइट। एंथ्रीडियम फॉर्म्स एंथेरोजॉइड, जाहिर सी बात है मेल गैमेट, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट विच इज एग, ठीक है। देख लेते हैं, यही इसका डिस्क्रिप्शन, डायग्रामेटिकल समझते हैं आप। तो यहाँ पे हमको पता है कि जब स्पोर रिलीज होगा, ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा सॉइल के अंदर, तो जर्मिनेटिंग स्पोर मेरा अगला स्टेज होगा। और फर्स्ट स्टेज जो मुझे देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी प्रोटोनेमा। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज इज डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर। समझ में आया लॉजिक? प्रोटोनेमा स्टेज को हम जुवेनाइल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। और ये कैसे देखने को मिल रहा है आपको? ये फिलामेंटस है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, फोटोसिंथेटिक होगा ये, और क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा और ब्रांच्ड होगा। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा जो है, इसके अंदर फिर बाद में और थोड़ा सा ये जब डेवलप होगा तो लेटरल बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं इसके ऊपर, जो कि लेबल कर रखा है, ठीक है। फिर प्राइमरी प्रोटोनेमा के बाद दूसरा जो स्टेज आएगा वो होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनेमा, ठीक है, क्लियर है तक? तो दूसरा स्टेज जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होगा वो होगा आपका गैमेटोफोर या लीफी स्टेज। तो इसके बाद आपका गैमेटोफोर या लीफी स्टेज होगा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के बाद आपका गैमेटोफोर या लीफी स्टेज ये देखने को मिलेगा। सो लीफी स्टेज और गैमेटोफोर इज डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और वो भी कहां से? एस लेटरल बड, ठीक है। तो एक लेटरल बड से ये बनेगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट भी बनेगा और मेल गैमेटोफाइट भी बनेगा। क्लियर है तक? ठीक है भैया, और कुछ मिस किया है क्या हमने? ठीक है, कंसिस्ट स्लेंडर स्टेम लाइक एक्सिस है और स्पाइरली अरेंज लीव्स है। तो बाद में जब हम देखने को मिलते तो ये जो है ये स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पाइरल स्टेयरकेस लाइक आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हो गए इसके अंदर, और छोटा सा स्लेंडर स्टेम लाइक एक्सिस होगा, वीक स्टेम लाइक एक्सिस होगा जिसको हम कॉलॉइड बोलते हैं। तो फ्यूनेरिया का डिस्क्रिप्शन दे रखा है राइट साइड पे। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है बट पार्शियली डिपेंडेंट है। कैप्सूल इज फोटोसिंथेटिक एंड यूजेस गैमेटोफाइट एज शेल्टर इन द केस ऑफ फ्यूनेरिया। तो कैप्सूल क्या है आपका? फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक है। और गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि ये शेल्टर की तरह आपका गैमेटोफाइट इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट का भी थोड़ा सा रोल है स्पोरोफाइट के लिए कि स्पोरोफाइट को वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन हम अगर रिक्शिया और मार्केंशिया की बात करें तो वहां पे हम लिखेंगे स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। यहाँ पे अगर हम मॉसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया की बात करें, तो कैप्सूल आपका खुद फोटोसिंथेटिक है और कैप्सूल आपका स्पोरोफाइट है। स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल का वो स्पोरोफाइट के अंदर आएगा। तो स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल है, कैप्सूल खाना बना सकता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है।
तो ये खुद से भी आपका क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसको फिर भी पार्शियली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा गैमेटोफाइट के ऊपर, नॉट फॉर फूड बट फॉर शेल्टर। ठीक है, खाना तो ये खुद भी बना सकता है स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये हमने देख लिया स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या चीज आएगी, फूड, सीटा, कैप्सूल। गैमेटोफाइट के अंदर राइजोइड्स होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, वीक स्टेम होगा, मेन एक्सिस को हम स्लेंडर वीक स्टेम बोलेंगे, और ये पत्ते हो गए विच विल बी विदाउट मिड रिप। ठीक है, अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर इन मॉस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, बर्डिंग से भी होता है, जो हमने देख लिया कि भाई सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज में जो लैटरल बर्ड्स निकलते हैं वही बर्ड आगे जाके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, और मॉसेस के अंदर पेरिस्टोमियल टीथ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सन, वेयरएस इन लिवर वर्ड्स इलेटर्स हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पेरिस्टोमियल टीथ से इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, इलेटर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है तक कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो मॉसेस के अंदर स्पोर डिस्पर्सल के लिए पेरिस्टोमियल टीथ नाम का स्ट्रक्चर होगा, लिवर वर्ड्स के अंदर इलेटर नाम का स्ट्रक्चर होगा जो कि स्पोर डिस्पर्स करने के लिए हेल्प करेगा। अभी हम अल्टीमेटली देखते हैं लाइफ साइकिल, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो हम अभी लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट का। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफाइट आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हो सकते हैं, और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस से मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब स्पर्म और एग कैसा होगा, ये हैप्लॉइड, और एग हैप्लॉइड। जो आपका आर्किगोनियम है, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो ये जो नेक के आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं या फिर जो कवर सेल्स है, ये कवर सेल्स ये ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, या फिर ये डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड होने के बाद जो नेक एरिया है, ये नेक एरिया से केमिकल सिग्नल्स सीक्रेट होते हैं, और जो स्पर्म होता है मोटाइल और बायफ्लैजिलेटेड, वो क्या करता है, तो ये जो स्पर्म है मोटाइल और बायफ्लैजिलेटेड, वो ये केमिकल सिग्नल्स को सेंस कर सकता है। तो केमिकल स्टिमुलस उसको मिल गया और ये स्पर्म अभी वो केमिकल सिग्नल की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके पास फ्लैजिला है तो वो मूवमेंट दिखा सकता है। मूव करने के लिए मुझे वाटर मीडियम की जरूरत पड़ेगी। फिर ये इसके अंदर आएगा, स्पर्म जो है, स्पर्म विल एंटर इनसाइड, और फिर अंदर आके वो एग के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो वो अंदर आ रहा है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पानी लग रहा है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ूइडोगैमी। ठीक है, और कीमोटैक्सिस भी है क्योंकि केमिकल सिग्नल्स को ये सेंस कर रहा है, सेंस केमिकल सिग्नल। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंसिंग ऑफ केमिकल सिग्नल एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स फीमेल गैमेट।
इसको हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर हम क्या क्या लिखे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स को पास पास आने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं ज़ोइटोगैमी। केमिकल स्टिमुलस भी सेंस कर रहा है आपका स्पर्म, और डायरेक्शन कि वो स्पर्म को जाना कहाँ पे है फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो डायरेक्शन भी आपका जो नेक एरिया है आर्किगोनियम का, उसने उसको दिया बाय सिक्रेटिंग केमिकल सिग्नल्स। तो ऐसे केमिकल सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होना, इसी को हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। ये oogamous टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, और इंटरनल होगा। तो ये चारों नाम याद रखने। तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होगा उसको हम सिनगैमी बोलेंगे या फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, दोनों नाम आप याद रख लो, या फ्यूजन बोलेंगे। तो n+n स्पर्म n था, हैप्लॉइड एग n था, हैप्लॉइड n+n जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद उसके अंदर जो डीएनए का कंटेंट है वो मेल का भी आ जाएगा और फीमेल का भी आ जाएगा। तो ये सिंगल सेल्ड होगा जाइगोट, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, हर एक का सेट उसके अंदर आ जाएगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा डिप्लॉइड। यही जाइगोट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दिखा के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, और ये एम्ब्रियो फिर किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट में। तो ये भी आपका हो जाएगा डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट में हमको फूट सीटा को कंसीडर नहीं करना है, हमको कैप्सूल पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे एरो के बाद सिर्फ कैप्सूल की बात की है, फूट और सीटा की बात नहीं की। कैप्सूल मेरा कैसा है, डिप्लॉइड। कैप्सूल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, स्पोर मदर सेल्स होंगे, जिसको एसएमसी भी हम बोल सकते हैं। एसएमसी कैसा होगा, डिप्लॉइड। स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस डिवीजन, तो इसको हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरिक मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर्स। ठीक है, वही स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। अभी ये समझ में आ गया। और स्पोर मदर सेल से जब मियोसिस बनेगा तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद एंड रिजल्ट क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो इसलिए ये एन होगा। क्लियर है तक? तो ये ग्रीन वाला हिस्सा यहाँ पे आपको सब जगह पे एन एन देखने को मिलेगा, और रेड वाले हिस्से में आपको सब जगह पे डिप्लॉइड स्टेजेस देखने को मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोस्पोरस वालों की, मतलब ऐसा प्लांट जो सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बना सकता है, अनलाइक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हम देखते हैं कि होमोस्पोरस के अंदर भी आपको यही टाइप का साइकिल देखने को मिलेगा। जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करेंगे तो आपको अगले लेक्चर्स में देखने को मिलेगा कि लाइफ साइकिल थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लाइफ साइकिल अलग हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल दिखाई है ये होमोस्पोरस वालों की दिखाई है, मतलब सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे। टेरिडोफाइट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स भी बनते हैं, एक लार्ज स्पोर बनेगा, एक स्मॉल स्पोर बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा जो लाइफ साइकिल है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे अगर हम होमोस्पोरस चीज पढ़ रहे हैं तो ये होमोस्पोरस के लिए ये लाइफ साइकिल आपको याद रखना है। हेटेरोस्पोरस की तो हम बाद में डिस्कस करते हैं एंजियोस्पोर्स, आपका एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ब्रायोफाइट का। एक स्पैग्नम एक एक्वेटिक मॉस है, जिसको हम पीट मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस बोलते हैं। ये फ्यूल की तरह हम इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रेसिंग द वुंड्स, क्योंकि इसके पास एब्जॉर्प्टिव एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिविंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स टू कीप देम फ्रेश एंड हाइड्रेटेड and serve as good packaging material due to its best water retention ability because it is hygroscopic। यहाँ पे हम स्पैग्नम की बात करें तो देखो, स्पैग्नम को आपको देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये पैकिंग मटेरियल के लिए बहुत ही शानदार प्लांट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिटेन कर सकता है। और पैकिंग मटेरियल में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा स्पैग्नम मॉस ले सकते हैं, और उसके अंदर अगर कोई आपको फ्लावर ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, या प्लांट मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, या कोई भी लिविंग मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना है,
तो वो खराब नहीं होना चाहिए, वो हाइड्रेटेड रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, तो फिर हम पैकेजिंग मटेरियल स्पैग्नम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको देखते ही कोई भी बता देगा कि भाई ये पानी जो है सूखने की इसकी जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। इसका स्ट्रक्चर से ही आपको अंदाजा आ रहा होगा कि ये कितना पानी आपको ये रिटेन कर सकता है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होगा। और इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टीज भी है, तो ये ड्रेसिंग वुंड्स के लिए भी ये काम में आएगा, और ये फ्यूल की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको पीट मॉस भी बोला जाता है, बॉग मॉस और एक्वेटिक मॉस भी है ये। इट विल ब्रायोफाइट्स क्या है, प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग मैट्स। अगेन कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई यहाँ पे हम खुद देख लो आप कि ये किस तरीके से कारपेट की तरह रॉक के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, मान के चलो कि मैं अगर एक रैंडमली इस तरीके से प्लांट लेता और ये एक ही प्लांट अगर रॉक के ऊपर होता, बहुत ही तेज अगर बारिश आती, बहुत ही तेज क्या आती, बारिश आती, इस तरीके से रेन आता, बहुत सारा हेवी रेनफॉल, तो हो सकता है ना कि ये जो प्लांट है ये पूरा सॉइल के साथ उखड़ जाए। ठीक है, तो एक प्लांट को तोड़ना तो बहुत इजी है, अगर कोई प्लांट लंबा है तो और बहुत जोर से बारिश चल रही है तो ये एक प्लांट उखड़ जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा मॉस या ब्रायोफाइट्स इस तरीके से कारपेट या मैट की तरह अगर बिछे हुए हैं तो ये पूरा एंटायर लेयर निकलना रेयर है। अगर रेनफॉल आ भी जाता है बहुत ही जोर से तो ये उखड़ना जो है ये मुश्किल है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट जो है दे कैन प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग मैट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स ऑल्सो हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे कि लाइकेन और मॉस की अगर हम बात करें तो लाइकेन आराम से आपका जो रॉक होगा, बेयर रॉक, उसके ऊपर वो कॉलोनाइज कर सकते हैं और लाइफ स्टार्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि आपको जब भी आप लाइकेन को आपको ग्रो करना है तो वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ वैसे ही इलाके में लाइकेन ग्रो करता है जहाँ पे SO2 जो है वो एब्सेंट हो एयर के अंदर। ठीक है, मान के चलो SO2 एब्सेंट है, एयर बहुत ही फ्रेश है, तो बेयर रॉक या न्यूड रॉक उसके ऊपर लाइकेन आपका सबसे पहले आके कब्जा कर सकता है। लाइकेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकता है कि जिससे जो रॉक से उसका वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वेदरिंग जब होता है रॉक का तो वो रॉक के अंदर से सॉइल निकलना स्टार्ट हो जाता है, और सॉइल जब निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले वाले जो मोर एडवांस मेंबर्स हो गए प्लांट के वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते हम सिंपल प्लांट से एडवांस प्लांट तक वहां पे वो रॉक के ऊपर लाइफ बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज जो होता है उसको हम पायोनियर स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर लाइकेन आता है। और सबसे लास्ट स्टेज जब वो रॉक के ऊपर अल्टीमेटली सॉइल बन जाता है पूरा का पूरा रॉक से, और बिग प्लांट्स जब वो सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसको हम लेट क्लाइमैक्स स्टेज बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको हम ये बोलते हैं पायोनियर स्टेज, और लास्ट स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। तो पायोनियर स्टेज के अंदर लाइकेन्स और मॉस ये जो है मदद करते हैं बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स या डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ये आप समझ सकते हैं। ये कुछ केमिकल सिक्रेट करेंगे जिससे आपका जो पत्थर है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर की जो मिट्टी है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो है वहां पे कब्जा करना, कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे, और वहां से लाइफ की शुरुआत हो जाएगी। जो पहले बंजर आपका रॉक था बिना लाइफ का, वहां पे भी धीरे धीरे स्मॉल प्लांट से लेके धीरे धीरे वो बड़े प्लांट्स तक वहां पे लाइफ बन सकती है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो मॉस वेदरिंग कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल। यूज्ड एज फूड बाय हर्बीवोरस एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। सम बर्ड्स लाइक चिकन will feed on capsules of polytrichum and brine. Capsules of polytrichum and brine, ये याद रखना है, डायरेक्ट पॉइंट है।
तो कुछ कैप्सूल जो है प्लांट्स के वो दे कैन सर्व एज फूड फॉर डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये देख लिया, खत्म। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स का हमने देख लिया बहुत ही डिटेल में। और ये डिटेल में इसलिए किया क्योंकि जब अलगी और ब्रायोफाइट्स आप पढ़ लेते हो तो जो कंसेप्ट है वो लगभग सेम होते हैं। फिर टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म तक पहुंचते पहुंचते तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते। तो जो यूजुअली जो पहले वाले जो लेक्चर्स होते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के वो थोड़े से उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, लेकिन आप देखोगे तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो लेक्चर का लेंथ है वो छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो बाद वाले जो लेक्चर्स है उसका साइज जो ड्यूरेशन है वो छोटा होते जाएगा। बहुत सारे एजुकेटर्स गलती ये करते हैं कि प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो ये पेन टैबलेट से लिखेंगे या फिर डिजिटल बोर्ड पे लिखेंगे, वो टाइम वेस्टेज मुझे लगता है, क्योंकि ये इसमें कंसेप्ट जो है बहुत ही कम कंसेप्ट से आपको ये सिर्फ रट्टा मार के जाना है। इसमें भी कुछ चीज मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा डेप्थ में पढ़ाई है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वही आपको करके जाना होता है, लेकिन अगर डाइवर्सिटी बड़ा यूनिट है तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज ही हमको पढ़नी है, वरना इसके अंदर 25-25 हजार स्पीशीज है, आप वो याद नहीं रख सकते। ठीक है, और वो नहीं पूछते। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर मेमोराइज करना ही है तो ये पेन टैबलेट से एक एक चीज लिखना, अगर आप अभी ये लेक्चर भी देखते हो और मैं अगर एक एक चीज ये इससे लिखता तो कम से कम ये लेक्चर आपका 4-5 घंटे का हो सकता था। ठीक है, मैं और दूसरी बात यह है कि डाइवर्सिटी जैसी चीज है, इसके अंदर एक एक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड का मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसके अंदर इस तरीके से पढ़ाता हूँ डाइवर्सिटी। और एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एजुकेटर अगर याद रख के आते हैं और लेक्चर में लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, और वो अगर एग्जाम में आया तो फिर मार्क्स गए। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है इसमें समझने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होती है, इसमें थ्योरी ही होती है और ये आपको रिपीटेड रिवीजन इसका करना पड़ेगा। कंसेप्ट जैसे चीज इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है वो तो हमने देख लिया है। डाइवर्सिटी के लिए एक ही ऑप्शन है, मेमोराइज करना। ठीक है, तो जो स्मार्ट इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी दे रखी है आपको इसके अंदर, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।